नमस्कार दोस्तों, आप लोग को फिर से इस स्टाररेट क्लासेस बिरोल में स्वागत है। कैसे हैं दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे और कैसा पढ़ाई चलता होगा। और आप लोग अच्छा से तैयारी करिए, क्योंकि इस बार जो परीक्षा का टाइम जो है, समय बहुत नज़दीक आ गया है। वैसे तो कुल मिलाकर समझिए तो माना जाए तो 60 दिन ही बच गया है। तो इसीलिए हम आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अच्छा से तैयारी करो, क्योंकि ये जो मैट्रिक का जो परीक्षा होता है आपको पूरे 10 साल का मेहनत होती है। इसलिए इस मेहनत को बर्बाद नहीं करने का है, समझ गए। तो आजकल जानते होंगे कि विद्यार्थी तो वैसे तो ओवरऑल पास हो ही जाता है। तो मुझे पास होना है, लेकिन कहीं शानदार नंबर से पास होना है, ताकि कोई मतलब कहने वाला भी उस हो कहे हाँ विद्यार्थी में दम है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोग अच्छा से तैयारी करना। एक्चुअली में बिहार बोर्ड इतना सुंदर पैटर्न कर दिया है, जो ऑब्जेक्टिव है उसे कर दिया है, ताकि अगर सब्जेक्टिव का तैयारी नहीं हो करेगा और ऑब्जेक्टिव का तैयारी अच्छा से कर लेगा तो मेरे हिसाब से सेकेंड डिवीज़न उसको आ ही जाएगा। तो हम आप लोग से इतना ही उम्मीद रखे हैं कि आप लोग हर क्वेश्चन को अच्छा से तैयारी करो, और इसके बाद हम आपको थ्योरी जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको भी तैयारी करवा देंगे। तो इसमें जितना लाए हैं आपको पूरा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लाए हैं। तो बताए थे 4 वीडियो में बताएंगे। तो पहला वीडियो बता ही दिए, दूसरा वीडियो भी आप लोग क्लास कर ही लिए होंगे, तीसरा वीडियो देख लिए होंगे। यहाँ पर जो हम लेकर आए हैं चौथा वीडियो, तो चौथा वीडियो में आपको ये हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव द एंड हो जाएगा, मतलब इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग चारों वीडियो को आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। तो हिंदी में मैट्रिक जो बिहार बोर्ड है, तो एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं है के बराबर छूटेगा। कहते हैं ना कि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसमें आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव जो व्याकरण से ही पूछेगा, और साथ ही साथ जो है आपको सिलेबस से ही पूछेगा। तो उसी में आता है विधा हुआ, क्या कहते हैं, लेखक का नाम हुआ, एक्चुअल में होता है। तो हम सब का A to Z, विधा, लेखक का नाम, ऑब्जेक्टिव सब A to Z तोड़ के बना दिए हैं। बिहार बोर्ड किताब के जिस कोना से पूछे, आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करिएगा। मुझे थोड़ा भी यकीन है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए चलते हैं यहाँ पर 134 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर कौन विधा है। तो 4 ऑप्शन दिया गया। पहला कह रहा है कहानी होगा, बी कह रहा है जीवनी होगा, सी कह रहा है निबंध होगा, डी कह रहा है एकांकी होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी होगा, जीवनी। तो इससे पहले बताए थे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर एक जीवनी ही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे भी एक्चुअल में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव उठा है, और इससे पहले वीडियो में बता दिए होंगे। अब यहाँ पर दिया गया 135 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है अगस्त क्रांति कब हुआ था। तो 4 ऑप्शन दिया गया। पहला कह रहा है 1942 ईस्वी में, बी कह रहा है 1919 ईस्वी में, सी कह रहा है 1947 में, डी कह रहा है 1950 में। ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा ए होगा 1942 ईस्वी में, क्योंकि यहाँ पर जो कह रहा है कि अगस्त क्रांति कब हुआ था, तो ध्यान धरना अगस्त क्रांति 1942 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन आपको SST में भी एक्चुअल में मतलब सोशल साइंस में भी अधिकांश पूछता है। तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छा से तैयारी कर लो। कहते हैं एक तीर से 2 निशाना है। इसको अगर अच्छा से यहीं पर हिंदी में तैयारी कर लीजिएगा, तो आपको SST में अगर पूछेगा तो वहाँ पर भी आप लोग जवाब दे सकते हो, समझ गए। तो अब यहाँ पर चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है 136 नंबर ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर दिया गया कि आज़ाद दस्ता का सक्रिय सदस्य कौन थे। समझ गए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा समझिएगा। कह रहा है आज़ाद दस्ता का सक्रिय सदस्य कौन थे। 4 ऑप्शन दिया गया। पहला कह रहा है गांधी जी, बी कह रहा है पंडित जी, सी कह रहा है कर्पूरी ठाकुर, डी कह रहा है भगत सिंह। ध्यान रखना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी होगा कर्पूरी ठाकुर। तो आज़ाद दस्तावेज का सक्रिय सदस्य जो था आपको कर्पूरी ठाकुर ही था। अगला कह रहा है जननायक कर्पूरी ठाकुर कितने रुपए से प्रधानाध्यापक पद स्वीकार किए थे। तो इसमें 4 ऑप्शन न दे पाए, जगह नहीं था, इसीलिए हम डायरेक्ट उत्तर लिख दिए। लिखना उत्तर में 30 रुपये। तो जो ऑप्शन आएगा 30 रुपये में टिक लगा दीजिएगा, समझ गए। तो शुरुआती दौर में जब ये पढ़ लिख कर इंटर फाइनल किया, तो उसको एगो जॉब मिला, जो जॉब था आपको प्रधानाध्यापक का। तो उस समय इसको सैलरी था प्रधानाध्यापक का मात्र 30 रुपये। आजकल का तो मजदूर जो होती है आपको 30 क्या 300 रुपये हम सही से काम नहीं कर पाता है। अब तो उसके दिन पर दिन मतलब जो सिलसिला जो होती हैं बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए। तो यहाँ पर दिया गया है 138 नंबर ऑब्जेक्टिव, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल कब गया था। समझ गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। कह रहा है कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल कब गया था। समझ गए, तो आंसर दिया गया इसमें 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। समझ गए। अगला दिया गया 139 नंबर, कर्पूरी ठाकुर को किस समय गिरफ्तार किया गया था। तो इसका उत्तर होगा रात्रि 2 बजे। इसका जगह नहीं था इसमें, इसलिए दोनों को हम ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन न दे पाए, डायरेक्ट आंसर ही लिख दिए। तो आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। तो जो ऑप्शन में पूछेगा उसमें टिक लगा दीजिएगा, समझ गए। यहाँ तक समझ गए होंगे।
तो और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो को जब ख़त्म होने के बाद आप जो व्याकरण का जो वीडियो बनाया है उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि व्याकरण जो होता है हिंदी और मैथिली में दोनों में बराबर पूछता रहता है। तो व्याकरण तैयारी कर लीजिएगा। तो एक तीर से दो निशाना, मतलब हुआ कि आप व्याकरण तैयारी करने से हिंदी में भी जो पूछेगा उसका भी जवाब दे सकते हो, और जो मैथिली में क्वेश्चन आएगा उसका भी जवाब दे सकते हो, समझ गए। और इस साथ ही साथ क्या कहते हैं, निबंध हुआ, उसके बाद निबंध के साथ साथ ऐसे हुआ, इंग्लिश में बोलते हैं। और यहाँ पर दिया गया है इस पत्र हुआ, एप्लीकेशन हुआ, आवेदन हुआ, इस सब का भी हम चर्चा वीडियो बना चुके हैं, जो बिहार बोर्ड में पूछता है 10 नंबर में, हिंदी और मैथिली दोनों में। तो आवेदन पत्र जो है 10 नंबर पक्का, आवेदन पत्र उसमें 5 नंबर पूछता है, निबंध हो गया 10 नंबर का। तो इस सब का हम स्टडी कर चुके हैं, आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, समझ गए। चलिए, यहाँ पर दिया गया है 140 नंबर ऑब्जेक्टिव, जो कह रहा है कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में रखा गया था, समझ गए। जब कर्पूरी ठाकुर पकड़ा गया था, कहता है बताओ कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में रखा गया था। तो 4 ऑप्शन दिया गया। पहला कह रहा है सुपौल जेल, बी कह रहा है दरभंगा जेल, सी कह रहा है बेनीपुर जेल, डी कह रहा है इनमें से सभी। ध्यान रखना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी होगा, दरभंगा जेल में। तो कर्पूरी ठाकुर को दरभंगा जेल में रखल गेल था, उसी जेल में रखा गया था उसको। अगला यहाँ पर दिया गया है 41 नंबर, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। ध्यान रखना, प्रथम आम चुनाव जो हुआ था आपको, पहला ऑप्शन कह रहा है 1950 में, बी कह रहा है 1951 में, सी कह रहा है 1952 में, डी कह रहा है 1942 में। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी होगा, 1952 ईस्वी में। तो प्रथम आम चुनाव जो हुआ था आपको 1952 ईस्वी में हुआ था। इसको आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव तौर पर पूछने का 100% गारंटी है। ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता रहता है। ये हुआ, अगस्त क्रांति हुआ आंदोलन हुआ, चिपको आंदोलन हुआ, मैक्सिमम इस क्वेश्चन बराबर ऑब्जेक्टिव में पूछता ही रहता है, समझ गए। अब चलते हैं यहाँ पर अगला नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कह रहा है 142 नंबर ऑब्जेक्टिव। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ गए। इसमें कह रहा है कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बने थे, समझ गए। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट कह रहा है कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बने थे। 4 ऑप्शन दिया गया। पहला कह रहा है 2 बार, बी कह रहा है 3 बार, सी कह रहा है 4 बार, और यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहा है आपको 1 बार। ध्यान रखना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा ए होगा 2 बार। तो कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे आपको 2 बार बने थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिए, समझ गए। अब यहाँ पर दिया गया 143 नंबर कह रहा है कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस जिला में हुआ था। इसका ऑप्शन जगह नहीं था, इसमें ऑप्शन नहीं लिख पाए, डायरेक्ट इसका उत्तर लिख दिया। तो कह रहा है कर्पूरी ठाकुर किस जिला का रहने वाला था। ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा समस्तीपुर जिला। तो कर्पूरी ठाकुर आपको समस्तीपुर जिला के रहने वाला था। तो जो ऑप्शन में आएगा उसमें टिक लगा दीजिएगा, समझ गए। अब यहाँ पर दिया गया 144 नंबर ऑब्जेक्टिव। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं, इसका हर क्वेश्चन जो हिंदी का पूरा A to Z क्वेश्चन आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। तो मैक्सिमम जो है आपको 100% में 99% उम्मीद धरता हूँ कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझ गए। इतना ध्यान रखना आप लोग। अगर मुझ पर थोड़ा ही भरोसा हो तो आप लोग हर क्वेश्चन आप लोग अच्छा से तैयारी कर लो, और जाओ बिहार बोर्ड देखा हो, वहाँ से कैसन क्वेश्चन रहेगा उसके बाद मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा सर किस टाइप का क्वेश्चन था, तब कुछ लिखना कमेंट में, समझ गए। यहाँ पर दिया गया 144 नंबर ऑब्जेक्टिव, जो कह रहा है कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस गांव में हुआ था। तो 4 ऑप्शन दिया गया। पहला कह रहा है महिषी गांव, बी कह रहा है कसरोड़ गांव, सी कह रहा है पितौंझिया गांव, डी कह रहा है दुल्हा गांव। ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी होगा पितौंझिया गांव। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो हुआ था आपको पितौंझिया गाँव में हुआ था, समझ गए। अब यहाँ पर दिया गया 145 नंबर कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था वो 24 जनवरी 1921 ईस्वी को। ध्यान देना, कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म हुआ था वो 24 जनवरी 1921 ईस्वी को जन्म हुआ था कर्पूरी ठाकुर को। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसलिए हर क्वेश्चन का आप लोग अच्छा से तैयारी करते जाओ, ताकि बिहार बोर्ड में आप लोग से एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और छूटने भी नहीं देंगे। मैं आप लोगों को चैलेंज दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, विश्वास दिलवा रहा हूँ। मेरा साथ दीजिएगा, आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा, और हर क्वेश्चन को जो भी जहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आप लोग को डाउट लगे, गलत लगे, तो मुझे जरूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि उस क्वेश्चन को जरूर सुधार हो, समझ गए। और नया क्वेश्चन इसी तरह आप लोगों के सामने आता रहे। अब यहाँ पर दिया गया 146 नंबर ऑब्जेक्टिव, जो कह रहा है कर्पूरी ठाकुर के माता का नाम क्या था, समझ गए। क्वेश्चन है कर्पूरी ठाकुर के माता का नाम क्या था। 4 ऑप्शन दिया गया। पहला कह रहा है राम दुलारी देवी, बी कह रहा है फूल देवी, सी कह रहा है किरण देवी, डी कह रहा है पूनम देवी। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा ए राम दुलारी देवी। तो कर्पूरी ठाकुर के माता का जो नाम था आपको राम दुलारी देवी था, समझ गए। अब यहाँ पर दिया गया 147 नंबर ऑब्जेक्टिव। इसमें कह रहा है आपको कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम क्या था। तो आंसर होगा आपको गोकुल ठाकुर। तो ध्यान रखना, तो जो ऑप्शन में आएगा गोकुल ठाकुर उसमें टिक लगा दीजिएगा। तो कर्पूरी ठाकुर के जो पिताजी था गोकुल ठाकुर, तो गोकुल ठाकुर हुआ उसका पिताजी का नाम कर्पूरी ठाकुर के। तो जो ऑप्शन में आएगा उसमें टिक लगाइएगा, समझ गए। तो आप लोग 147 नंबर ऑब्जेक्टिव तक समझ गए होंगे। अब यहाँ चलते हैं 148 नंबर ऑब्जेक्टिव को, जो कह रहा है कर्पूरी ठाकुर के पत्नी का नाम क्या था। इससे पहले माता का नाम पढ़े, पिता का नाम पढ़े, अब यहाँ पर दिया गया वाइफ मतलब पत्नी का नाम। तो कर्पूरी ठाकुर के पत्नी का नाम क्या था। तो इसमें भी आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है मोहिनी देवी, बी कह रहा है फुलेश्वरी देवी,
ध्यान से गौर से क्वेश्चन देखो, कह रहा है कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम क्या, सॉरी कर्पूरी ठाकुर के पत्नी का नाम क्या था। तो 4 ऑप्शन दिया गया। पहला कह रहा है आपको मोहिनी देवी, बी कह रहा है फुलेश्वरी देवी, डी कह रहा है रामदाना देवी, और यहाँ पर डी कह रहा है खुशबू देवी। ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी फुलेश्वरी देवी। तो कर्पूरी ठाकुर के पत्नी का जो नाम था आपको फुलेश्वरी देवी था। तो जो ऑप्शन में आएगा उसमें टिक लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर दिया 149 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है कर्पूरी ठाकुर का शौक किस किस चीज़ में था। तो कर्पूरी ठाकुर का शौक था आपको दौड़ने में, तैरने में, डफली बजाने में, तीनों में शौक था। दो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो अगर तीनों रहेगा तो तीनों में आप लोग टिक लगा दीजिएगा, समझ गए। तो दौड़ने में भी था और क्या कहते हैं तैरने में भी था और डफली बजाने में भी था इसका शौक कर्पूरी ठाकुर को, समझ गए। अब यहाँ पर दिया गया 150 नंबर ऑब्जेक्टिव, इसमें कह रहा है आपको कर्पूरी ठाकुर मैट्रिक परीक्षा कब पास की। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कर्पूरी ठाकुर मैट्रिक परीक्षा कब पास की। तो इसमें भी आप लोग को सामने 4 ऑप्शन रहेगा, समझ गए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है 1940 ईस्वी, देख रहे हैं गौर से, आप लोग अच्छा से देखते रहिएगा। पहला कह रहा है 1940 ईस्वी, बी कह रहा है 1941 ईस्वी, सी कह रहा है 1942 ईस्वी, डी कह रहा है 1948 ईस्वी। ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा ए 1940 ईस्वी। तो कर्पूरी ठाकुर जो मैट्रिक का जो फाइनल किया था, परीक्षा दिया था आपको 1940 ईस्वी में दिया था। अगला कह रहा है कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने थे। तो उप मुख्यमंत्री जो बना था 1967 ईस्वी में। तो कर्पूरी ठाकुर, ध्यान रखना, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री 2 बार बना था। और यहाँ पे कह रहा है उप मुख्यमंत्री, तो ध्यान रखना कि कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री आपको 1967 ईस्वी में बना था। तो आप लोग ध्यान देना, एक ही बार बना था लेकिन 1967 में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तौर पर बराबर पूछता ही रहता है। अब यहाँ पर देखिए 152 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है इसमें कर्पूरी ठाकुर का निधन कब हुआ। निधन का अर्थ हुआ मृत्यु। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कर्पूरी ठाकुर का निधन कब हुआ। तो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन कह रहा है 17 फरवरी 1988 में, बी कह रहा है 13 फरवरी 1988 में, सी कह रहा है 12 फरवरी 1988 में, डी कह रहा है 10 फरवरी 1988 में। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा ए होगा 17 फरवरी 1988 में। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा, समझ गए, 17 फरवरी 1988 में टिक लगा दीजिएगा। तो यहाँ तक हो गया। अगला जगह है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा 1857 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन आपको SST में बराबर पूछता रहता है, तो आप लोग यहीं तैयारी कर लो तो SST में क्वेश्चन ना छूटे, समझ गए। तो ध्यान देना, सिपाही जो विद्रोह हुआ था आपको 1857 ईस्वी में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको SST का है, बराबर SST में पूछता रहता है और यहाँ पर हिंदी में भी दिया है, तो इसको भी यहाँ पर तैयारी कर लेने का, समझ गए। तो आप लोग समझ गए होंगे 153 नंबर ऑब्जेक्टिव तक। यहाँ पर दिया गया आप 154 नंबर ऑब्जेक्टिव जो इसमें कह रहा है लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी, समझ गए ना। तो झांसी की रानी जो पढ़े वो चैप्टर 8वां में पढ़े होंगे, समझ गए। तो इसमें दिया गया लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। पहला कह रहा है बर्छी, समझ गए, पहला ऑप्शन कह रहा है बर्छी, बी कह रहा है ढाल, सी कह रहा है कटारी, और यहाँ पर डी कह रहा है इनमें सभी। ध्यान देना, लक्ष्मीबाई की जो सहेली थी तीनों थी, बछड़ी भी थी, ढाल भी थी, कटारी भी थी, इसलिए से ऑप्शन होगा आपको इनमें सभी, इनमें से मी टिक लगाइएगा, क्योंकि उस समय इसका कोई सहेली नहीं था, समझ गए। तो अपना हथियारे का ही सहेली मानकर उसी से सीखता, उसी के उसी के साथ टाइम पास करता, मतलब समझिए ना, उस जितना बताए बछड़ी सॉरी बर्छी ढाल कटारी सब क्या कहते हैं हथियार का नाम है, इसी को सहेली बनाकर खेल कूद रहा था। अगला यहाँ पर दिया गया है 155 नंबर जो कह रहा है चित्रा ने किसको पाया था। तो ध्यान देना, 4 ऑप्शन दिया गया। पहला कह रहा है अर्जुन को, बी कह रहा है विष्णु को, सी कह रहा है शिव जी को, और यहाँ पर डी कह रहा है इंद्र को। ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा ये होगा अर्जुन को। चित्रा ने आपको अर्जुन को पाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। तो इस यहाँ तक क्वेश्चन समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर दिया गया है 156 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है भवानी ने किसको पाया था, समझ गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है भवानी ने किसको पाया था। 4 ऑप्शन दिया गया। पहला कह रहा है विष्णु को। भवानी मतलब जानते ही होंगे आप लोग, भवानी का अर्थ हुआ क्या, पार्वती, समझ गए, जिसे गौरी बोलते हैं एक्चुअल में, वो यहाँ पे कह रहा है भवानी ने किसको पाया था। तो 4 ऑप्शन दिया गया। पहला कह रहा है विष्णु को, बी कह रहा है हनुमान जी को, यहाँ पर सी कह रहा है राम जी को, और यहाँ पर डी कह रहा है शिव जी को। ध्यान रखना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा डी होगा शिव जी को। तो भवानी जो था आपको शिव जी को पाया था, समझ गए। अब यहाँ पर दिया 157 नंबर
ऑब्जेक्टिव जो इसमें कह रहा है, उस समय झांसी की नहीं सॉरी उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र कितनी थी? किस समय, जब क्या कहते हैं जो युद्ध हो चल रहा था उस समय, जब इसका नाना सब मारा गया, उसका पिताजी को मारा गया, युद्ध 1857 में जब युद्ध चल रहा था उस टाइम में कह रहा है कि बताओ उस समय झांसी की रानी जो था लक्ष्मीबाई, उसका उम्र कितना था? तो ध्यान देना इसका उस समय का जो उम्र था आपको 23 वर्ष था। समझ गए नहीं? तो सी ऑप्शन में आप लोग टिक लगा दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा 23 वर्ष। तो जब 1857 में भारी भूकंप सिपाही विद्रोह युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में इसका पिताजी मारा गया, माताजी मारा गया। समझ गए? और इसका नाना जो था इसको अपना गांव में ले आया, वहीं पर खिलाया कुदाया, पढ़ा लिखा कर इतना वीर मर्दांगनी बनाया, मतलब टैलेंट लड़की बनाया। समझ गए? तो वही यहाँ कह रहा है कि जब उस समय जो हमला किया था, जब उस कलिंग पर यहाँ पर उसके राज पर 1857 में, तो उस समय जब युद्ध कर रहा था तो वही क्वेश्चन लिया गया है कि बताओ उस समय का इसका उम्र कितना था, झांसी की रानी को, लक्ष्मीबाई जिसका नाम कहते हैं। तो उस समय उस टाइम का जो इसका उम्र था कुल 23 वर्ष था। आप लोग ध्यान धरिएगा। समझ गए? यहाँ पर देखा 158 नंबर कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, किस कविता की पंक्ति है? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, किस कविता की पंक्ति है? ध्यान देना। उत्तर होगा झांसी की रानी। झांसी की रानी में टिक लगा दीजिएगा। समझ गए? अब यहाँ पर देखा 159 नंबर कि बेढप बनारसी का उम्र कितना था, कितनी थी? तो 4 ऑप्शन देखा। पहला कह रहा है 35 वर्ष, बी कह रहा है 40 वर्ष, सी कह रहा है 45 वर्ष, डी कह रहा है 25 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए 35 वर्ष। तो बेढप बनारसी का जो उम्र था आपको 35 वर्ष का था। समझ गए? यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर चलते अगला नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर जो कह रहा है 160 नंबर ऑब्जेक्टिव। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग हर क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से तैयारी करते जाओ, और जहाँ भी क्वेश्चन आप लोग सस्पिशन हो, दिक्कत हो, तुरंत क्वेश्चन क्रिएट करो, उस क्वेश्चन को हम जरूर निष्कर्ष निकालेंगे। समझ गए? अब यहाँ पर देखिए 160 नंबर ऑब्जेक्टिव, इसमें कह रहा है सुदामा के बाल सखा कौन थे? समझ गए? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट कह रहा है सुदामा के बाल सखा कौन थे। ये क्वेश्चन आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, सब विद्यार्थी जानते ही होंगे। कह रहा है पहला ऑप्शन राम जी, बी कह रहा है कृष्ण जी, सी कह रहा है मोहन जी, डी कह रहा है शिव जी। ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी कृष्ण जी। तो सुदामा के जो बाल सखा थे आपको कृष्ण जी ही थे, सभी जानते होंगे। यहाँ तो हो गया। यहाँ पर जाएगा 161 नंबर ऑब्जेक्टिव, जिसमें कह रहा है कृष्ण जी कहाँ के राजा थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट कह रहा है। समझ गए न? तो बताए थे इससे पहले कि सुदामा और कृष्ण बाल सखा थे, बचपन के दोस्त थे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है आपको बताओ कृष्ण जी कहाँ के राजा थे। समझ गए? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देगा। पहला कह रहा है आपको अवधपुरी, बी कह रहा है वृंदावन, सी कह रहा है द्वारकाधीश द्वारिका का। समझ गए ना? और यहाँ पर डी कह रहा है मथुरा का। ध्यान रखना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी द्वारिका का। इसीलिए इसको द्वारिकाधीश के भी नाम से जाने जाते हैं। किसको? कृष्ण जी को। आप लोग हर क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। समझ गए? अब यहाँ पर दिया गया 162 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ गए? और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सुदामा चरित्र किस भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन है सुदामा चरित्र किस भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने मिलेगा। समझ गए? तो जो 4 ऑप्शन आप लोग बिहार बोर्ड में आएगा उसमें टिक लगाइएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है हिंदी भाषा, बी कह रहा है ब्रज भाषा, सी कह रहा है आपको सरल भाषा। और दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखना। देखिए क्वेश्चन जब बिहार बोर्ड में आता है तो क्वेश्चन के ऊपर में लिखा रहता है सारांश में कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तो उस निर्देश को पहले पढ़ कर जवाब देना, क्योंकि एक समय विद्यार्थी के सामने क्वेश्चन आता है उसको पढ़ भी नहीं करता है, डायरेक्ट उसका आंसर देना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है, कहते हैं विद्यार्थी पेंडिंग भी जाता है। समझ गए? और कहते हैं विद्यार्थी को क्या कहते हैं नंबर भी कम उठ पाता है। इसीलिए निर्देश को पढ़ो, उसमें क्या कहता है, किस टाइप से मुझे उसका आंसर देना है, तो उस टाइप से आपको आंसर देना पड़ेगा उस निर्देश को अनुसार पढ़ के। समझ गए? तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 162 नंबर कह रहा है सुदामा चरित्र किस भाषा में लिखा गया। ध्यान देना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा बी ब्रज भाषा। तो बी में टिक लगा दीजिएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 163 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है सुदामा की पत्नी का नाम क्या था। तो सुदामा का जो पत्नी नाम था आपको वसुंधरा था। तो सी में टिक लगाइएगा। 4 ऑप्शन रहेगा, तो जिसमें आएगा वसुंधरा उसमें आप लोग टिक लगा दीजिएगा। समझ गए? तो आप लोग यहाँ तक ऑब्जेक्टिव समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर दिया गया 164 नंबर ऑब्जेक्टिव जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस ऑब्जेक्टिव को भी आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। इसमें कह रहा है क्वेश्चन बताओ सुदामा चरित्र कौन विधा है। समझ गए? क्वेश्चन कह रहा है सुदामा चरित्र कौन विधा से मांग रहा है। तो इससे पहले बता देते कि सुदामा चरित्र का लेखक जो है आपको नरोत्तम दास बताया गया था। ऑब्जेक्टिव इसका विधा और लेखक का नाम अगला वीडियो में बता चुके हैं।
अगर टाइम बचेगा तो आप लोग उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, समझ गए। इसमें कह रहा है आपको कि सुदामा चरित कौन विधा है, तो 4 ऑप्शन दिया गया। पहला कह रहा है आपको कविता होगा, बी कह रहा है कहानी होगा, सी कह रहा है एकांकी होगा, डी कह रहा है आपको निबंध होगा। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आपका आंसर होगा ए कविता होगा। तो सुदामा और चरित्र आपको कविता ही है। अब यहाँ पर इस वीडियो का सबसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन जो कह रहा है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है सुदामा और कृष्ण के गुरु कौन थे। सबसे ज़बरदस्त और सबसे लाजवाब क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया, सबसे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन कि सुदामा और कृष्ण के गुरु कौन थे। समझ गए, भगवान तक का भी गुरु हुआ, तो इंसान है, समझ गए। इसीलिए गुरु का, हर गुरु का इज्जत करने का है। संसार में कोई भी हो, हर को, क्योंकि गुरु में सब कुछ वास करती है, समझ गए। यहाँ पर कह रहा है सुदामा और कृष्ण के गुरु कौन थे। इसका जो राइट आपका आंसर होगा सी गुरु संदीपनी। तो जिसमें आएगा टिक उसमें टिक लगा दिएगा, गुरु संदीपनी। तो सुदामा और कृष्ण के गुरु थे